वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के प्रमुख साम्राज्य मुगल साम्राज्य के शासकों का वर्णन करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से पेपर में अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथियों एक जरूरी सूचना यह है कि अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर मुगल शासकों के बारे में बताया गया है, तो आपको ये जानना चाहिए कि जो मुगल वंश की शुरुआत होती है ये 1526 ईस्वी में होती है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी परास्त हो जाता है और मुगल वंश की शुरुआत होती है। और जो अंतिम मुगल बादशाह होते हैं ये 1857 की जो क्रांति होती है तो वहां तक रहते हैं। फिर 58 में जब विक्टोरिया का घोषणा होता है तो मुगल बादशाह पद समाप्त कर दिया जाता है। तो ये कुल इतने वर्षों तक शासन होता है और इतने समय में कुल 17 मुगल बादशाह बनते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले बाबर को संस्थापक माना जाता है। मुगल सत्ता का संस्थापक कौन है? बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई होती है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 21 अप्रैल 1526। इस युद्ध में क्या होता है? इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और बाबर जीत जाता है, जहां से दिल्ली सल्तनत समाप्त होकर एक नई सत्ता शुरू होती मुगल साम्राज्य। बाबर का शासन 1526 से लेकर 1530 तक होता है। इनका मूल नाम था जहीरुद्दीन, कई बार नाम भी पूछ लिया जाते हैं। बाबर के बाद अगले मुगल बादशाह बनते हैं हुमायूं। हुमायूं का शासन यहाँ पर दिया 1530 से 56 तक। देखिए आपको याद रखना चाहिए कि जो शासन है ना 1530 से 56 तक लगातार नहीं होता है। 1530 से लेकर 1540 तक इनका शासन होता है। 40 में क्या होता है? देखिए पहले 39 में चौसा का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं और शेर शाह आमने सामने होते हैं, तो यहाँ पर हुमायूं की पराजय होती है। फिर इसके बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है। बिलग्राम जिसे कि कन्नौज का भी युद्ध कहते हैं। वो युद्ध हारने के बाद हुमायूं भारत छोड़कर चले जाते हैं और दिल्ली की गद्दी पर सूरी वंश स्थापित हो जाते हैं। सूरी वंश 1556 तक चलता है, 1555-56 तक चलता है। देखिए 1545 में जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो सूरी वंश क्या होता है? धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, जिसका फायदा उठाते हुमायूं और 1555 ईस्वी में दो युद्ध लड़ते हैं। एक युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा सरहिंद का युद्ध। इसके बाद क्या होता है? मुगल सत्ता एक बार फिर से केंद्र में आ जाती है, मतलब दिल्ली पर आ जाती है। इनका नाम था नासिरुद्दीन। इसके बाद अगले मुगल बादशाह होते अकबर। अकबर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मुगल बादशाह थे और सबसे प्रसिद्ध और सफल मुगल बादशाह भी माने जाते हैं। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इनका शासन होता है। इनका वास्तविक नाम था जलालुद्दीन। इसके बाद जहांगीर शासन बनते 1605 से 1627 ईस्वी तक। इनका नाम था सलीम। आगे शाहजहां 1627 से 1658 तक इनका शासन होता है। इनका नाम था शिहाबुद्दीन। अगले जो शासक होते औरंगजेब, जिन्हें कि आलमगीर प्रथम माना जाता है। 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक इनकी सत्ता चलती। इन्हें मुहीउद्दीन के नाम से जाना जाता है। और जब मुगल ये जो औरंगजेब है इनकी मृत्यु होती, यहीं से मुगल सत्ता कमजोर पड़ने लगती। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जो प्रमुख मुगल है ये मूल रूप से जो 6 बादशाह है यही प्रमुख है। इसके बाद औरंगजेब के पश्चात हुए शासक, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे सत्ता कमजोर हो जाएगी, 1707 से लेकर 1857 तक का जो समय है यहाँ पर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का वर्चस्व बढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए बहादुर शाह प्रथम, जिसे कि शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। इनका मूल नाम था मुअज्जम। इसके बाद जहांदार शाह, इनका शासन बहुत छोटा सा होता है, मार्च 1712 से फरवरी 1713 ईस्वी तक। फर्रुख शेर 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। आगे रफीउद्दर्जात, इनका बहुत ही कम शासन होता है। सबसे कम समय तक कौन मुगल बादशाह रहा था? तो रफीउद्दर्जात, ये भी नाम याद रखिएगा। देखिए 28 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी तक, बहुत ही छोटा सा शासन है। इसके बाद रफीउद्दौला, इनका भी शासन देखिए इनसे थोड़ा सा बड़ा है, बस कुछ महीने का अंतर है। नेक्स्ट यहाँ पर है मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। इसे रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद अहमद शाह का शासन होता है 48 से 54 ईस्वी तक। नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय, 1754 से लेकर 1758 ईस्वी तक। देखिए ये चीज आपको याद रखना है कि आलमगीर द्वितीय, इन्हीं के समय में प्लासी का युद्ध होता है। इन्हें अजीजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है।
अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक नाम मात्र के बादशाह रहते हैं। और बहादुर शाह द्वितीय जिन्हें कि बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक ये मूल रूप से कठपुतली होते हैं। कठपुतली का तात्पर्य ये है कि ब्रिटिशर्स के गुलाम बने रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी। अब यहाँ पर दिया गया प्रमुख शासक और उनके मकबरे। जो प्रमुख मुगल शासक है उनका मकबरा कहाँ पर है, तो देखिए शाहजहां का मकबरा ये आगरा में है जो कि भारत में। शेर शाह सूरी का मकबरा ये मुगल शासक नहीं है लेकिन यहाँ पर साथ में तो इसलिए दिया गया। इनका सासाराम जो कि बिहार में वहां पर है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बाबर का मकबरा ये काबुल अफगानिस्तान में। अच्छा, बाबर के बारे में एक चीज आपको और याद रखना चाहिए कि बाबर की मृत्यु के बाद इसे सबसे पहले आराम बाग जो कि आगरा में है यहाँ पर दफनाया गया था, आराम बाग। फिर बाद में इसके 100 को ले जाकर के काबुल में दफनाया गया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था, तो आराम बाग जो कि आगरा में है वहां पर दफनाया गया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में। औरंगजेब का मकबरा ये दौलताबाद भारत में स्थित है। यहाँ पर मुगल शासकों का क्रम है, क्रम तो आपने पीछे भी देख लिया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह और फर्रुख सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम होते हैं। कुल 17 मुगल बादशाह होते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य दिया है जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए मुगल काल में भारत का से निर्यात का अधिकतम भाग सूती वस्त्र था। मतलब मुगल सत्ता के समय सबसे ज्यादा जो निर्यात किया जाता था वो सूती वस्त्र निर्यात होता था। मुगल काल में जहाज निर्माण का केंद्र बंगाल, कश्मीर, इलाहाबाद और लाहौर में थे। मतलब इस समय जहाज का भी निर्माण होता था जो कि बंगाल, कश्मीर, इलाहाबाद और लाहौर में केंद्र था। तानसेन ने अपनी शिक्षा ग्वालियर के स्वामी हरिदास से प्राप्त की थी। देखिए तानसेन अकबर के 9 रत्न में से एक होते हैं। तो इनका मूल नाम रामतनु पांडुरंग था। पहले ये हिंदू होते हैं, बाद में मुसलमान बनते हैं। इनकी शिक्षा स्वामी हरिदास के प्रभाव से होती है और ये मोहम्मद गौस के प्रभाव में आके इस्लाम को स्वीकार करते हैं। अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को सम्मानित किया था। ब्रिटिश भारत में शुरू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था को मूल रूप से शेर शाह सूरी ने शुरू किया था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है जिसमें मतलब टैक्स वसूला जाता है, ये मूल रूप से शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया था। मुगल वास्तुशास्त्र में इस्लामी, फारसी, तुर्की और हिंदू शैलियों का मिश्रण देखने के लिए मिलता है। मुगल काल में न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद काजी उल कुज्जात का होता था। काजी उल कुज्जात न्यायिक प्रमुख कहलाता था। ताजमहल का मुख्य कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, कई बार यहाँ पर मुंशी ईसा खां भी नाम देखने के लिए मिलता है। मुस्तौफ ए मुमालिक को मुगल कालीन लेखा परीक्षक मतलब ऑडिटर जनरल कहा जाता था। तो जो ऑडिटर जनरल है ये मुस्तौफ ए मुमालिक हुआ करता था। कुमाऊं का शासक बाज बहादुर चंद शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क की सहायता से जिन सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी वे हुसैन अली और अब्दुल्ला खां थे। देखिए सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला खां की हत्या किसने करवाई थी, मोहम्मद शाह रंगीला ने। और आगे बढ़ते देखिए अब यहाँ पर बाबर के बारे में दिया गया। तो बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेना चाहिए। देखिए बाबर मुगल वंश का संस्थापक होता है। मूल नाम होता है जहीरुद्दीन मोहम्मद। उपाधि है बादशाह और कलंदर, ये दोनों उपाधि आपको याद रखना चाहिए। उपनाम है हजरत फिरदौस मकानी। माता की बात करेंगे तो कुतलुग निगार खानम, ये मूल रूप से चंगेज वंशज है, ये भी आपको याद रखना है ना, ये चंगेज वंशज रही थी। आगे है पिता जो है उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर वंशज थे। तो कई बार वंश भी पूछ लिया जाता है। इसकी जो माता है ये चंगेज वंश से संबंधित है और पिता कहाँ से है, तैमूर वंश से संबंधित है। बाबर की आत्मकथा है तुजो के बाबरी, या जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। इसके 4 पुत्र होते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। राज्याभिषेक 12 वर्ष की आयु में ही 1494 ईस्वी में स्वयं को काबुल, यहाँ पर देखिए माफ कीजिएगा, फरगना का शासक इसने घोषित कर दिया था। इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में होती है। देखिए कहानी कुछ ऐसी होती है कि जो इनके पिता होते हैं, पिता जो उमर शेख मिर्जा है, 11 वर्ष के जब बाबर रहते हैं, 11 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी दादी होती है एहसान बेग दौलत, दादी का नाम है एहसान बेग दौलत। तो ये अपने दादी की मदद से, दादी इनकी हेल्प करते हैं, दादी की मदद से क्या करते हैं, ये खुद को फरगना का शासक घोषित करते हैं 12 वर्ष की अवस्था में। फिर ये 1501 में ये समरकंद पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ ही समय में इन्हें समरकंद गंवाना पड़ता है। फिर 1504 ईस्वी में ये काबुल पर अधिकार करते हैं और काबुल को अपनी राजधानी बनाते हैं। अब यहाँ पर और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए दिया बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध। तो बाबर के द्वारा जो युद्ध होता है, पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध, ये कौन नहीं जानता, 21 अप्रैल 1526 को। ये स्थान पानीपत हरियाणा में है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, बाबर की जीत हो जाती है। इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तुलुगमा विधि
या फिर उस्मानी रूमी विधि का प्रयोग किया था। तुलुगमा का मतलब देखिए, तुलुगमा विधि क्या होती है ऐसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक टुकड़ी है ना, इसमें सैनिकों को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए बी सी। अब पहले क्या होगा कि जैसे पार्ट ए लड़ने गई, अब ये पार्ट लड़ेगी, लड़ने के बाद क्या हुआ, जैसे जब ये पार्ट थक जाएगी ना तो फिर ये वापस आ जाएगी, फिर पार्ट बी जाएगी, पार्ट बी जाएगी लड़ेगी, जब ये थक जाएगी तो वापस आ जाएगी, पार्ट सी जाएगी, थक जाएगी तो वापस आ जाएगी। इसी तरीके से जब देखेंगे कि विपक्षी एकदम कमजोर हो गए तो सभी मिलकर एक साथ आक्रमण कर देंगे। ये तुलुगमा पद्धति था। और उस्मानी रूमी विधि क्या था, इसमें तोप को जंजीरों से एक साथ बांधकर प्रयोग किया जाता था। ये उस्मानी रूमी विधि। आगे देखिए यहाँ पर दिया है पानीपत के बाद एक आपको और युद्ध याद रखना चाहिए, यहाँ पर चार्ट में नहीं है, बयाना का युद्ध। देखिए बयाना का युद्ध क्या होता है, बयाना का युद्ध जो होता है, बयाना का युद्ध ये 16 फरवरी 1527 ईस्वी को होता है, राणा सांगा और फिर बाबर के बीच। इसमें राणा सांगा की जीत हो जाती है। जो बाबर के सैनिक होते हैं वो युद्ध करने से मना करते हैं, तो बाबर यहाँ पर कुछ वायदे करता है, जिहाद का नारा देता है, कहता है कि आज के बाद कभी शराब नहीं पियेंगी। इसके बाद फिर से इसकी सेना एकत्रित होती है और खानवा का युद्ध होता है 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें बाबर की जीत हो जाती है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए चंदेरी का युद्ध। ये चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को होता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है, बाबर की जीत होती है। इसके बाद देखिए इस युद्ध में शेर शाह सूरी बाबर के साथ मिलकर मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा था। चंदेरी के युद्ध में भी बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी थी। आगे है घाघरा का युद्ध। ये बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध होता है, 6 मई 1529 ईस्वी को अफगान संघ और बाबर के बीच में होता है। घाघरा के युद्ध में बाबर, देखिए यहाँ पर दिया भी गया कि अंतिम युद्ध है, इसे जल और थल दोनों तरीके से लड़ा गया था। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण पुस्तकों का फारसी अनुवाद। तो बाबर के समय में कुछ फारसी अनुवाद भी किए जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ और पॉइंट दिए, बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किए थे, ये भी हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे कल की क्लास में। तो बाबर को पूरा कल डन करेंगे और उसके बाद हुमायूं को भी देखेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप आरओ या फिर पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।